नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। अगले 45 मिनट में हम आपको देश और दुनिया की वो सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे जो सीधा आपसे जुड़ी हुई हैं। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अपराध को लेकर ऐसा बिल पेश किया है जिसकी कार्रवाई की जद में खुद प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा इंसान भी आ जाएगा। वहीं इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने कौन सा बिल पेश किया है ये भी आपको बताएंगे। उधर टैरिफ वॉर के बीच भारत की कूटनीति ने एक बार फिर से अमेरिका को कैसे आईना दिखाया है ये भी बताएंगे। साथ ही दिन भर के कई और बड़ी खबरें भी आपको अगले 45 मिनट में दिखाएंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत आज करेंगे उस बिल से जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के साथ बुधवार को लोकसभा के पटल पर ऐसा बिल रखा गया जो हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ पहली बार था। न इसका जिक्र शायद आपने पहले कभी सुना होगा, न ही शायद इसकी कल्पना किसी ने फिलहाल की होगी। ऐसा कुछ भी इस मानसून सत्र में होने वाला है। इस बिल से पहले इसका आउटकम आप समझ लीजिए। कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। अगर वो 30 दिनों तक अपना पद नहीं छोड़ेगा तो 31वें दिन अपने आप वो पद से हट जाएगा। सरकार ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करने के लिए बुधवार को संसद में 3 बिल पेश किए। पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जब ये तीनों बिल पेश किए तो इस दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। इन तीनों विधेयकों के खिलाफ विपक्ष ने जमकर विरोध किया और तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले तक फेंके। कांग्रेस, आरजेडी, एआईएमआईएम समेत कई अन्य दलों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। देखिए, इसमें विपक्ष को यही आशंका है कि इसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों को परेशान किया जाएगा, उनको पद से हटाने की कोशिश होगी। एनीवे, अभी तक सुनने में आया है कि यह सिलेक्ट कमेटी को जाएगा। अभी सिलेक्ट कमेटी में देखिए क्या होता है। साथियों को भी और सबको गौर से देखना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को पीएमएलए में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद? तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। और मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी के दिमाग में अपने भी दल के कुछ लोगों को निपटाने की योजना। मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं। वहीं एनडीए के सांसदों ने भी विपक्ष के इस हंगामे पर जोरदार पलटवार किया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर पेपर मोड़कर फेंके गए। सवाल ये खड़ा होता है कि विपक्ष विरोध किस बात का कर रहा है, नैतिकता का और भ्रष्टाचार।
आखिरकार क्या भारतीय राजनीति में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात और उसके बाद कानून बनाने की बात करते हैं तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, गुंडागर्दी की हद कर दी। उन्होंने कागज फेंका, अपशब्दों का प्रयोग किया, मतलब आपको लगेगा कि सड़क छाप सारे लोग आ चुके। टीएमसी के नेता को कहना है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। नहीं, आप देखिएगा विजुअली पूरा गृह मंत्री के एकदम चेहरे पर आ गए, पूरा कागज फाड़ के फेंका गया। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। मैं बहुत ही निंदनीय है, कठोर शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। एक तो आप किसी बिल पे चर्चा करते नहीं है, करना ही नहीं चाहते हैं आप किसी बिल पे चर्चा, और जब बिल इंट्रोड्यूस भी हो रहा है, क्योंकि जो सरकार को जो करना है वो तो मेजोरिटी में वो सरकार कर ही लेगी। अगर सरकार को बिल पास करना है, देश के लिए हम लोग को जनप्रतिनिधि हैं, देश की जनता ने हमें चुन के भेजा है देश के लिए काम करने के लिए, तो सरकार अपना काम करेगी। लेकिन अगर आप एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र में है, जब आपके भी विचार को सुनने का अधिकार देश को है, पर आप अपना विचार सुनाना नहीं चाहते, और जब आपको मौका मिलता है तो आप ऐसी हरकतें करते कि गृह मंत्री के मुंह पे आप पेपर फेंक देते हैं, वो भी सदन के अंदर। विपक्ष भले ही इस बिल का विरोध कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि देश में पहले कई बार ऐसा हो चुका है जब किसी मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया गया हो और वो काफी समय तक जेल में रहा भी हो, लेकिन वो अपने पद पर फिर भी बना रहा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने तक हिरासत में रहे। तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत में अपना समय काटा, पर इन नेताओं ने जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले सीएम थे। हालांकि जब विपक्ष ने इस बिल का ज्यादा विरोध किया तो इसे जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला बताया, तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रख दिया। जेपीसी में दोनों सदनों और सभी पार्टियों के सदस्य होंगे, जहां वे चर्चा करेंगे और फिर बिल सबके सामने पेश किया जाएगा। अध्यक्ष जी प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। हालांकि इस बिल के समर्थन में भी विपक्ष की तरफ से आवाजें उठी हैं। बिहार में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसका स्वागत किया है। तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है, कि अगर आप पर कोई इल्जाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। फिलहाल इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है। अब चर्चा के बाद फिर से इस पर आगे बात होगी। इस बिल के अलावा लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी एक बिल पेश हुआ है। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए है। इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी है। साथ ड्रीम 11 गेम्स, 24x7, विंजो गेम्स क्राफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce the promotion and regulation of Online Gaming Bill 2025 to be taken into consideration. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस बयान के साथ ही लोकसभा में वो बिल पेश कर दिया जिसकी मांग भारत में लंबे समय से थी। ऑनलाइन गेमिंग जो युवाओं के लिए काल बन चुका था, अब इस पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। सरकार ऐसा प्रावधान ला रही है जो एक झटके में बेटिंग एप्स को बंद कर सकता है। यही नहीं, इसके बाद पैसे वाले ऑनलाइन गेम खिलाना और इनका विज्ञापन करना भी अपराध बराबर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए है।
अगर संसद में ये बिल पास हो गया तो ये सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी। यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी, पोकर वगैरह सब कुछ बंद हो सकता है। इन गेम्स का प्रचार करना भी गैर कानूनी हो जाएगा। इस बिल के आने के बाद अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उसे 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भी लग सकता है। यानी सरकार का मूड अब इस तरह के मामलों में किसी भी तरीके की रियायत देने का नहीं है। हालांकि इस बिल के कई पहलू हैं जो सबके लिए समझना जरूरी है। इस बिल को 2 हिस्सों में रखा गया है। पहले हिस्से को समझते हैं। इस बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स का है। इसमें कैंडी क्रश और दूसरी तरह के ऑनलाइन गेम्स आते हैं। दूसरा हिस्सा है रियल मनी गेम्स। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स और रमी पोकर जैसे गेम्स शामिल हैं। ये बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों के साथ मेंटल हेल्थ की समस्याएं सामने आई हैं। कई आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, जिसके खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही थी। अब इन्हीं घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। अब इसके नियम भी आप समझ लीजिए। कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना या उसमें हिस्सा लेना गैर कानूनी होगा। अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और यह तय करेगी कि कौन से गेम रियल मनी गेम हैं। बिना पैसे वाले ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। इस बिल में स्किल बेस्ड गेम हो या चांस बेस्ड गेम, सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए हैं कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार चुके हैं और कुछ मामलों में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंताएं हैं। सरकार इसे रोकने के लिए ही सख्त कदम उठा रही है। अब स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड गेम्स क्या हैं, आप ये भी समझ लीजिए। स्किल बेस्ड गेम्स रिजल्ट खिलाड़ी का स्किल, स्ट्रैटेजी और निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। चांस बेस्ड गेम्स भाग्य, रैंडमनेस या संयोग पर निर्भर करता है। स्किल बेस्ड गेम शतरंज, पोकर, रमी, ई स्पोर्ट्स जैसे पबजी, फ्री फायर। चांस बेस्ड गेम लॉटरी, रोलेट, स्लॉट मशीन, DICE वाले गेम्स। स्किल बेस्ड गेम्स रेगुलर प्रैक्टिस से जीतने की संभावना बढ़ती है। चांस बेस्ड गेम्स बार बार खेलने से भी जीतने की संभावना पर कोई असर नहीं होता। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत में तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब इसके रास्ते में यह बिल बड़ा ब्रेकर बन के आ गया है। लिहाजा जो लोग ऐसे गेम्स को अपनी कमाई का जरिया बना चुके थे, अब उनकी ये कमाई खत्म होने वाली है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां की बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंसते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में जो आत्महत्या हो रही है उसमें ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो पिताजी की कमाई है, जीवन भर की कमाई है, उसको बैंक से निकालते हैं और इसका जो नतीजा है वो फाइनली घर, परिवार सभी तबाह हो रहा है। और इतनी बड़ी ये लॉबी है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन की है। ऑनलाइन गेमिंग यदि इसको लेजिस्लाइज कर दिया जाता तो ये कम से कम $10 ट्रिलियन का जो है ये इकोनॉमी होता। तो कितने बड़े बड़े सुरमा महारथी इसमें लगे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, उन्होंने ये बिल लाया है। इस बैन से ड्रीम 11, गेम्स 24x7, विंजो, गेम्स क्राफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां मुश्किल में पड़ सकती हैं। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि सरकार के इस कदम से 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान भी हो सकता है। अब यूपी की सियासी खबर की तरफ रुख करते हैं। बिहार के बाद
अब यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर तनातनी देखने को मिल रही है, लेकिन यहां मुद्दा आने वाला चुनाव नहीं बल्कि बीता चुनाव है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने इसको लेकर क्या कुछ बयान दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। लोकसभा का उनकी पार्टी के लोग जीते हैं, पहले वो लोग वोट फर्जी काट करके उनको जिताया गया है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करके जिताया है, तब वो जीते हैं, तो पहले तो वो लोग भी तो रिजाइन दे दें। वोटर लिस्ट रिवीजन पर बिहार से शुरू हुई सियासत अब यूपी पहुंच चुकी है, लेकिन यूपी में सियासत की वजह साल 2027 में आने वाला चुनाव नहीं बल्कि साल 2022 का बीता चुनाव है। बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल छिड़ा तो मामला संसद तक पहुंचा। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक में मिली अपनी शिकस्त को वोट चोरी के मत्थे गड़ दिया। ऐसे में अखिलेश यादव खुद को पीछे क्यों रखते? अखिलेश ने भी यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर रार छेड़ दी। अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप। पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया और ये लंबी सूची है। अखिलेश के इस आरोप ने यूपी की सियासत में वोटर लिस्ट को लेकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया तो कई जिलों के डीएम और अखिलेश यादव में ठन गई। साल 2022 के चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने के अखिलेश के आरोप पर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव का दावा है कि चुनाव आयोग को 18,000 हलफनामे सौंपे गए थे। अखिलेश का दावा है कि किसी एक भी हलफनामे का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अखिलेश ने जिन जिलों के डीएम का नाम लिया था उन्होंने जवाबी पोस्ट किया है। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने अपने जिलों का डेटा साझा कर आरोपों का खंडन किया है। जौनपुर के डीएम ने अखिलेश की शिकायत को भ्रामक और निराधार करार दिया है। बाराबंकी के डीएम ने साफ किया है कि जिन वोटरों के नाम हटाने की शिकायत की गई है उनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में हैं। कासगंज के डीएम ने भी साफ कहा है कि किसी वोटर का नाम नहीं काटा गया है। अखिलेश यादव के आरोपों पर खुद जिला अधिकारियों का जवाब भी अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा है। जिला अधिकारियों ने जब अखिलेश के ट्वीट को कोट करके सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया तो फिर अखिलेश यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर बरस पड़े और चुनाव आयोग पर जिला अधिकारियों को ढाल बनाने के आरोप लगाने लगे। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि जिला अधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता, इस मामले में गहन जांच पड़ताल हो। समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए इस आरोप का जवाब सिर्फ जिला अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को उनके ही लगाए आरोपों से लपेट दिया, वो भी कायदे से। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश से उनके सांसदों के इस्तीफे की मांग कर डाली। करके दें तब न, पहले वो जहां से चुनाव जीते हैं, लोकसभा का उनकी पार्टी के लोग जीते हैं, पहले वो लोग वोट फर्जी काट करके उनको जिताया गया है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करके जिताया है, तब वो जीते हैं, तो पहले तो वो लोग भी तो रिजाइन दे दें। समाजवादी पार्टी के जितने सांसद हैं वो रिजाइन दे दें, तब न माना जाएगा कि नहीं हाँ ये सही बोल रहे हैं। समय सीमा हलफनामा मांग रहा चुनाव आयोग तो दीजिए, ये पहले दें लिख करके, तब न हलफनामा बनवा के दें, तब न देवे नहीं करेंगे। क्या लगता है क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे ना, हम जानते हैं ना, सब झूठ बोलने के माहिर हैं, सच सुनने की आदत नहीं है। ये पहली दफा नहीं है कि जब सपा ने यूपी में वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए हैं, लेकिन जब भी सपा ने आरोप लगाए हैं उसे तथ्यों के साथ जवाब भी मिला है। लेकिन बिहार में एसआईआर के साथ अब यूपी में फिर से वोटर लिस्ट के मुद्दे ने जोर पकड़ा है, तो बीजेपी की तरफ से सपा समेत पूरे विपक्ष पर हमले तेज हो गए हैं। राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, ये तीनों एक अराजकता के प्रतीक बन चुके हैं। संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को तार तार करने का काम कर रहे हैं और तीनों संवैधानिक पद पर।
एक देश के विपक्ष के नेता हैं, एक बिहार के विपक्ष के नेता हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता। लेकिन इनका जो आचरण है वह किसी भी दृष्टि से क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि या चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग सहित सारी संस्थाएं इनको पवित्र लगती हैं। चुनाव जब हारते हैं तो इनको सब कुछ गड़बड़ लगता है और जनता यह सब देख रही है। इनको इतनी करारी सजा बिहार सहित देश की जनता देगी कि राजनीति में यह सब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो। यूपी में वोटर लिस्ट पर छिड़ा सियासी घमासान फिलहाल सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों तक ही है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि इस विवाद का धरातल पर क्या असर पड़ता है। क्या अखिलेश यादव की मांग पर सच में कोई जांच होगी, और अगर ऐसा हुआ भी तो अधिकारी सभी आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में सपा के सियासी मंसूबे पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगली खबर यूपी के बदायूं से है, जहां कुत्ते के काटने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। खेलते समय लगी चोट पर कुत्ते ने चाट लिया था, पर परिजनों ने सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया और कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। देखिए ये रिपोर्ट। कुत्ते के काटने से मौत का मामला तो अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन क्या हो जब कुत्ते का चाटना भी इंसानी मौत का कारण बन जाए। यूपी के बदायूं शहर से ही एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बदायूं की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बदायूं में मासूम नन्हे बच्चे की कुत्ते के चाटने से मौत हो गई। एक तरफ लोग जहां सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के आदेश का विरोध कर जगह जगह नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन डॉग लवर्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि कुत्ते किसी को बिना काटे भी उसकी जान के दुश्मन हो सकते हैं। ना तो कुत्ते ने बच्चे को काटा और ना ही कोई नुकसान ही पहुंचाया। कुत्ते ने सिर्फ मासूम के पुराने घाव को चाट लिया। सभी के लिए घटना आश्चर्यजनक है कि घाव को चाटने भर से किसी की मौत कैसे हो सकती है। आइए पहली पूरी घटना को जान लेते हैं। बदायूं के सहवासन इलाके में 2 साल के बच्चे की रेबीज से मौत हो गई। खेल खेल में बच्चे को चोट लग गई थी। 1 महीने पहले कुत्ते ने सिर्फ बच्चे के पुराने घाव को चाट लिया था। बच्चे का नाम मोहम्मद अदनान था। बच्चे में पानी से डरने और पीने से मना करने जैसे लक्षण सामने आने लगे। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां बच्चे ने अगले ही दिन दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से घबराए गांव के लोगों ने अस्पताल पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। बदायूं के सहसवान इलाके में अदनान नाम के 2 साल के बच्चे की कुत्ते के चाटने से हुई मौत में पूरे इलाके में मातम पसर गया है। लेकिन अदनान की मौत पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी हर उस शख्स के लिए जो डॉग लवर है। डॉक्टर्स के मुताबिक कुत्ते के चाटने को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुत्ते के चाटने पर भी तुरंत चोट धोना और रेबीज वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि रेबीज एक खतरनाक बीमारी है जो दिमाग और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। जानवरों के काटने या चाटने से यह जानलेवा बीमारी इंसानों में फैलती है। रेबीज ज्यादातर संक्रमित जानवरों के काटने, चाटने या खरोचने से इंसानों में फैलता है। संक्रमित जानवरों में आमतौर पर कुत्ते, चमगादड़, लोमड़ी और जंगली जानवर शामिल हैं। किसी घुले घाव, आंख, नाक और मुंह के रास्ते से भी वायरस शरीर में फैल सकता है। ऐसे किसी जानवर के संपर्क में आने पर भी रेबीज वैक्सीन या डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम यदि पहले से अलर्ट रहे, हमारी बदायूं की जनता अलर्ट रहे, जागरूक रहे। यदि किसी को भी यदि कुत्ता काट लेता है, सियार काट लेता है, बंदर काट लेता है, बिल्ली काट लेती है, इनमें जो है रेबीज के वायरस होते हैं और यदि घाव कर देते हैं और उनका लार यदि इस पर गिर जाता है तो वह व्यक्ति जो है रेबीज से इन्फेक्टेड हो सकता है। अतः मैं अपने बदायूं की जनता से अपील करूंगा, इस तरह की कहीं भी वारदात होते हैं तो अपने करीब के हॉस्पिटल में डॉक्टर से सलाह लें और इसका जो है उपचार अवश्य कराएं, क्योंकि होने के बाद इसका इलाज होना बहुत मुश्किल होता है। ये संक्रमण अक्सर घाव पर काटने या चाटने से होता है, तो सावधानियों के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि कुत्ते की लार में ऐसा क्या मौजूद होता है जो लोगों की दर्दनाक मौत का कारण बन जाता है। जान लेते हैं कि क्यों है खतरनाक कुत्ते की लार से संपर्क। कुत्ते की लार में रेबीज वायरस मौजूद हो सकता है, जो घाव या आंख, मुंह, नाक के संपर्क में आने पर इंसान में संक्रमण फैला सकता है। रेबीज वायरस से
कुत्ते के अलावा कुत्ते के मुंह में कई तरह के बैक्टीरिया भी रहते हैं जो इंसानों में संक्रमण फैला सकते हैं। ये बैक्टीरिया अगर त्वचा के कटे हिस्से के संपर्क में आ जाएं तो गंभीर समस्या पैदा कर सकते हैं। कई बैक्टीरिया हैं जो कुत्ते और बिल्लियों की लार में पाए जाते हैं। ये छोटे से घाव को भी गंभीर बना सकते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में खून का संक्रमण और गंभीर बीमारी कर सकता है। स्किन और गले में संक्रमण घाव में सूजन और पस भर सकता है। दरअसल ये दर्दनाक घटना करीब 2 महीने पहले की है। खेलते समय करीब 2 वर्षीय अदनान अनीस को चोट लग गई थी, जिस पर एक कुत्ते ने उसको चाट लिया था। परिजनों ने इसे सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया था। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे डॉक्टर की जगह झाड़ फूक वाले के पास ले गए। परिजनों के अनदेखी और अंधविश्वास ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो टैरिफ वॉर से जुड़ी हुई है। अगली खबर भारत की विदेश नीति से जुड़ी हुई है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। अमेरिका के टैरिफ एक्शन के बाद भारत का यह स्टैंड दुनिया के लिए राष्ट्रनीति का यह बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market would welcome Indian imports to the most extent possible. So don't worry about that. जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर ड्यूटी का पहाड़ खड़ा किया, तो भारत ने भी ये तय किया कि अब वक्त आ गया है दुनिया को ये बताने का कि भारत एक धुरी पर टिकने वाला देश नहीं है। भारत ने अपनी नीतियों से ये भी साफ कर दिया कि जब दबाव आएगा तो जवाब भी दमदार मिलेगा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार की रात अपने 3 दिवसीय दौरे पर रूस की धरती पर कदम रख चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 3 दिनों का यह दौरा सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, बल्कि दुनिया में सियासत के शतरंज पर एक बड़ा कूटनीतिक चाल माना जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर 19-21 अगस्त 2025 को रूस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। एस जयशंकर 20 अगस्त 2025 को होने वाले भारत रूस अंतर सरकारी व्यापार IRIGC TEC के 26वें सत्र को सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विदेश मंत्री अपने रूस दौरे पर उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से भी मुलाकात करेंगे और भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। The relations are expanding. They are uninterrupted 78 years already since the establishment of diplomatic relations. This anniversary we celebrate this year. We also celebrate 25th anniversary of strategic partnership, and which is followed by very intense contacts on different levels, including leaders ones which you rightly mentioned. So ultimately the engagements, including the current visit of Honorable Minister Jaishankar and his engagements in Moscow and the coming SCO summit are setting the stage for the future visit of the President Putin to India by the end of this year. बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बड़ी सियासी मुलाकात से अब रूस की बर्फीली सरजमी की हवाएं गर्म होने वाली हैं। वो खास मुलाकात जहां चर्चा होने वाली है व्यापार की नई डील्स पर, तकनीकी साझेदारी पर, वैज्ञानिक ताकतों को बढ़ाने और उसके रास्ते पर, साथ ही सांस्कृतिक रिश्तों की डोर को और मजबूत करने पर। Especially recent telephone call by President Putin to Prime Minister of India, Modi ji, explaining and sharing the information about the recent developments around Ukraine, about this turbulent situation. That means that India matters very much to us. We are sharing, we are coordinating, and we are discussing everything. So we are absolutely capable to find any solution for the mutual satisfaction. अमेरिका के टैरिफ वार और बदलते एशियाई समीकरणों के बीच भारत के विदेश मंत्री का ये रूस दौरा कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। दोनों देशों के बीच ये मुलाकात एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, जब भारत और रूस एक ही टेबल पर बैठकर व्यापार से लेकर तकनीकी तक, ऊर्जा से लेकर सांस्कृतिक साझेदारी तक नया रोड मैप तय करेंगे। 26वीं इंडिया रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का ये सत्र सिर्फ एक मीटिंग ही नहीं,
बल्कि एक संदेश है दुनिया और उन तमाम ताकतों को बताने का जो भारत की विकास यात्रा में रोड़े अटकाने को सोचते हैं। रूस और भारत के बीच रिश्तों का अंदाजा पिछले 1 महीने के भीतर रूस और भारत के बीच हुए आपसी मुलाकात से ही लगाया जा सकता है। इसी महीने सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मास्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डोभाल के इस दौरे ने न सिर्फ सुरक्षा सहयोग को नई दिशा दी, बल्कि एक बड़ा फैसला भी पक्का कर दिया। पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। इस महीने में सिर्फ कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच 2 बार सीधी फोन पर बातचीत हो चुकी है। और दिलचस्प ये कि ट्रंप से मुलाकात के तुरंत बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन करके हर डिटेल साझा की। ये इशारा साफ है कि अमेरिका दबाव और टैरिफ वार के बीच भारत और रूस अपने रिश्ते को और नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी में है। भारत और रूस के रिश्ते दशकों से मजबूत रहे हैं और विदेश मंत्री के इस दौरे का मकसद इन्हें और आगे बढ़ाना है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमिक इस जियोपॉलिटिक्स के पावर गेम का शिकार हो रही है। एक तरफ जहां ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ पर अपनी डिप्लोमेटिक दांव चल रहे हैं, तो वहीं भारत भी अपनी नीतियों से करारा जवाब दे रहा है। रूस की सर्द हवाओं में गर्मजोशी का संदेश लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उतर चुके हैं। अब आखिर इस खास मुलाकात की बड़ी वजह क्या है, आइए ये भी जानते हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी वजह व्यापार और आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC-TEC के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करना है। इसके साथ साथ विदेश मंत्री मास्को में भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय एजेंडे में समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर परिप्रेक्ष्य अपना अपना नजरिया साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर परखे गए भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये मास्को मिशन सिर्फ दोस्ती की तस्वीर ही नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई की मिसाल है। अमेरिका और भारत टकराव के बीच रूस और भारत की नजदीकियां आने वाले महीनों में एशिया की पावर पॉलिटिक्स को नए सिरे से परिभाषित कर सकती हैं। भारत के लिए रूस के साथ बढ़ते रिश्ते सिर्फ दोस्ती का नाम ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का संकेत भी है। पुतिन का भारत दौरा, मोदी पुतिन की लगातार बातचीत, ये सब बताता है कि दुनिया के पावर समीकरण में भारत की भूमिका अब और मजबूत होने वाली है। और अगली खबर देश की रक्षा से जुड़ी हुई है। कैसे आसमान से दुश्मन पर प्रहार होगा आपको बताएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। न्यूज 360 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में और इजाफा करने के लिए सरकार ने LCA मार्क IA नाम के फाइटर जेट को बनाने को मंजूरी दे दी है। ये फाइटर जेट देश की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ भारत पर हमला करने वालों पर कैसे आग बरसाएगा, ये इस रिपोर्ट में देखिए। भारत अब अपनी आसमानी ताकत के दायरे को और बढ़ा रहा है। अब देश के खिलाफ नापाक इरादे रखने वालों को भारत के आसमान पर बादलों के साथ उसका अंत भी दिखाई देगा। मंगलवार को केंद्र सरकार के फैसले ने देश के दुश्मनों की नींद तो उड़ा ही दी, साथ ही चैन भी छीन लिया। फैसला जो देश की सुरक्षा को बढ़ाने के साथ साथ भारत पर हमला करने वालों पर आग बरसाएगा, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। केंद्र सरकार भारतीय वायुसेना IAF के लिए 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट खरीदेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। LCA मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हुए हैं। LCA मार्क 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। तेजस को भी HAL ने डेवलप किया। ये सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। भारत की शान वायुसेना की जान सिकंदर-ए-आसमान तेजस लड़ाकू विमान का और भी बेहतर ताकतवर और जानदार रूप LCA मार्क 1A की संख्या को
केंद्र सरकार ने बढ़ाने का फैसला भारतीय वायुसेना को और भी मजबूत करने के लिए है। साथ ही देश की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले ये लड़ाकू विमान LCA मार्क 1A की कौन सी बात इसे आम तेजस विमान से खास बनाती है, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। LCA मार्क 1A में AESA रडार लगा हुआ है। रडार की रेंज पुराने तेजस एयरक्राफ्ट से ज्यादा है। जैमिंग को बेहतर तरीके से रोकता है। इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है। इसमें सिंगल इंजन फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें लगभग 40 सुधार किए गए हैं, जिनमें इसका मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। इसमें अपग्रेडेड रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम भी लगाया गया है। इससे एयरक्राफ्ट खतरों का जल्द ही डिटेक्ट कर पाएगा। इसमें डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले और एडवांस रेडियो अल्टीमीटर भी दिया गया है। भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने पुराने MiG-21 विमानों पर निर्भर रही है, जो 1960 के दशक के डिजाइन के हैं। ये विमान अब पुराने हो चुके हैं और इसीलिए भारतीय सेना आधुनिक युद्ध की जरूरतों के मुताबिक MiG-21 के बेड़े को हटाकर उसकी जगह स्वदेशी तेजस मार्क 1A को लाने की तैयारी कर रही है, जो एक चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। तेजस मार्क 1A पहले के तेजस विमानों की तुलना में ज्यादा उम्दा है। इसे पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना है। एक बार वायुसेना के सिकंदर तेजस की कुछ खासियतों पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। ये MiG-21 से कैसे खास है, हम इसे भी जान लेते हैं। तेजस विमान की टॉप स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी लंबाई 13.20 मीटर, हाइट 4.40 मीटर, इसका विंग स्पैन 8.20 मीटर। युद्ध में दुश्मन पर भारी तेजस विमान का वजन 6500 किलो है। तेजस 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के साथ ही केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाया है, क्योंकि LCA मार्क 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं, जिसका पहला ऑर्डर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया था। इस बार ये प्रोजेक्ट HAL को ही दिया जा रहा है। अब भारत के पास कुल 180 LCA मार्क 1A विमान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने साल 2021 में HAL को भारतीय वायुसेना के लिए 83 LCA मार्क 1A का ऑर्डर दिया था, जिसको बनाने के लिए 46,898 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कंपनी के पास 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने के लिए 2028 तक का समय है। आज पूरी दुनिया भारतीय सेना का लोहा मान रही है और वायुसेना के इसी लोहे के विमान पर देश के मुखिया PM मोदी भी उड़ान भर चुके हैं। PM मोदी ने 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में ये पहली उड़ान थी। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भी पहुंचे थे। PM मोदी का इशारा साफ था कि ये नया भारत है, जो हर रोज और भी ज्यादा बेहतर और ताकतवर बन रहा है।